प्रिय, अगर आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपने कल क्या पढ़ा, व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, ठीक है। उसके मीनिंग को समझ लिए थे कि हीट एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन होना, वो थर्मोडायनेमिक्स है। उसके बाद आपने क्या देखा, थर्मोडायनेमिक्स कौन से सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होती है, पूरे मतलब मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए। मीन्स वो पूरे कंप्लीट सिस्टम की स्टडी करती है, न कि इंटीरियर पार्टिकल्स की। ओके। उसके बाद इंटीरियर पार्टिकल की स्टडी कौन करता है, वो आप अगले सेम में पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद आपने क्या देखा, सिस्टम क्या होता है। बेसिकली सिस्टम क्या है, जिसमें आप इंटरेस्ट हो, मीन्स जिसमें आप स्टडी कर रहे हो किसी भी पोर्शन की, तो वो पोर्शन आपके लिए क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। और उस पोर्शन को जो इफेक्ट डालता है अपना, वो क्या हो जाता है, सराउंडिंग, ठीक है। तो इसी तरह ओके। और उसके बाद आपने क्या देखा था, यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है कंप्लीट। एक तो उसकी मैटर से, मास से, एंड सेकेंड इज़ दैट एनर्जी। ओके। अब आपने सिस्टम की टाइप देखी थी। सिस्टम की फर्स्ट टाइप आपने पढ़ चुके हैं, आइसोलेटेड, जिसमें ना तो एनर्जी का चेंज होता है ना ही मास का चेंज होता है। मतलब ये सिस्टम है और सराउंडिंग, ठीक है। यहाँ पे तो इस सिस्टम से न तो वो मास को एक्सचेंज करेगा और न ही एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो वो आपका आइसोलेटेड है। जैसे आपने थर्मस का एग्जांपल देखा था कि उसमें जो चाय या पानी जो भी रखा हुआ है गर्म, वो 1-2 घंटे तक गर्म ही रहता है। मीन्स वहाँ पे ना तो मैटर का एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ठीक है। उसके बाद आज हम देखेंगे क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम होता क्या है, तो क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन आपने क्या कही थी, कोई सिस्टम है और अपनी उसके चारों तरफ ही सराउंडिंग है जो उसको इफेक्ट डाल रही है। तो इस सिस्टम में से मास का तो कोई चेंज नहीं होगा, मास का तो मीन्स मैटर का तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा। मीन्स ना तो सराउंडिंग को मैटर देगा, ना सराउंडिंग से मैटर लेगा। बट वहाँ पे एनर्जी का क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। मीन्स या अपनी वो एनर्जी सिस्टम सराउंडिंग को दे सकता है या सराउंडिंग से एनर्जी को गेन कर सकता है। तो ये अपने पास क्या है, क्लोज सिस्टम। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे आपने अपना ये कप है, कप मतलब चाय है अपने पास। चाय थोड़ी देर के बाद ठंडी हो जाती है ना, क्यों, क्योंकि उससे जो सारी हीट है वो सराउंडिंग को चली जाती है, बट उसका जो मैटर है वो सेम एज इट इज़ रहता है। तो अपने पास ये कौन सा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम। मीन्स जिसमें एनर्जी का तो चेंज हो रहा है बट मैटर क्या है अपना, सेम एज इट इज़ है। तो ये आपका क्लोज सिस्टम हो गया। एंड उसकी थर्ड सिस्टम की थर्ड टाइप क्या है अपनी, ओपन सिस्टम। मतलब वो बिल्कुल ओपन है। ओपन मीन्स वो मैटर का भी एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ और वो एनर्जी का भी एक्सचेंज कर रहा है। तो वो अपना क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसे आप बर्नर पर मतलब पानी गर्म कर रहे हो, तो पानी गर्म कर रहे हो तो थोड़ी देर के बाद क्या देखोगे, हीट तो वहाँ पे वेपराइज हो रही है और मतलब हीट तो वहाँ से रिलीज हो रही है। और सेकंड आप क्या देखोगे, वो इवेपरेट भी हो रहा है और इवेपरेट होकर उसका क्वांटिटी क्या हो रही है, बेसिकली कम हो रही है। तो वहाँ पे मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है और बेसिकली एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो वो क्या है अपने पास, ओपन सिस्टम, ठीक है। ओके। ये तो आपकी होगी सारी टाइप्स सिस्टम की। उसके बाद हम देखेंगे, अब सिस्टम पढ़ चुके हैं ना आप। अब सिस्टम अपने पास यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम होता क्या है वो स्टडी करेंगे। तो सिस्टम का मतलब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपके पास क्या है, सिस्टम जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और जिसमें आप जिस पोर्शन में आप इंटरेस्टेड हो उसे सिस्टम कहते हैं। बट थर्मोडायनेमिक सिस्टम कब कहलाएगा, जब जो सिस्टम है उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो इन दी टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट्स। और थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंट्रोपी हो गई। तो ये सारे कैसे हैं, थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट से। जैसे देखो आपके पास कोई भी पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल को अगर आपकी पोजीशन को एक्सप्लेन करना हो तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है ना। तो ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं और इस कोऑर्डिनेट्स का नाम क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम, जो उस पार्टिकल की पोजीशन को बताता है 3D में। ओके। तो ऐसे ही अपने पास अगर कोई सिस्टम है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की आप स्टडी मीन्स आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, उसके थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट से। जैसे भाई इस सिस्टम का प्रेशर कितना है, इस सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना है। तो ये अपने पास क्या कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो अब इसके डेफिनेशन को देखो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम है तो मैनी पार्टिकल्स तो होंगे वहाँ पे, विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट लाइक दिस। जो थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट की हेल्प से एक्सप्लेन हो उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलोगे। तो ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है अपना थर्मोडायनेमिक सिस्टम।
ओके, अब अपना अगला टॉपिक होता है कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस मतलब कुछ फिनोमिना चल रही है, तो बेसिकली वहाँ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या कहोगे, उस सिस्टम में कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस। जैसे देखो, एनी चेंज विच टेक्स प्लेस इन द स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कॉल्ड ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मतलब उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर कोई भी चेंजमेंट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस। ठीक है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी, अपनी प्रोसेस। अब ये चेंज, अपने पास कोऑर्डिनेट कितने हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, आगे और भी आगे आप पढ़ोगे इंटरनल एनर्जी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि जो सिस्टम है, अगर इनमें से कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है रिएक्शन के अकॉर्डिंग या कोई किसी भी रिएक्शन में, तो उसका हम प्रोसेस बोलेंगे। और उस प्रोसेस का नाम देखो कैसे है, जैसे फर्स्ट टॉपिक हम करेंगे अपना प्रोसेस के अंडर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस आप किसे कहोगे, तो फिजिक्स में वर्डिंग को एक्सप्लेन करो। आइसो मीन्स सेम, है ना, और थर्मल मतलब टेम्परेचर या हीट, जो भी आप कहना चाहो, बेसिकली हम टेम्परेचर कह रहे हैं यहाँ पे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये वो प्रोसेस है जिसमें थ्रू आउट क्या सेम रहता है, टेम्परेचर सेम रहता है, तो वो अपनी कौन सी कहलाएगी, आइसोथर्मल। ओके, समझ गए। अब अपने पास दूसरा देखो, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक मतलब आइसो मीन्स सेम, बैरिक मीन्स प्रेशर होता है। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, वो प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट क्या सेम होता हो, प्रेशर सेम होता हो, तो वो क्या कहलाएगा, आइसोबैरिक। वहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, बट क्या सेम रहना चाहिए उस प्रोसेस में, प्रेशर सेम होना चाहिए, तो उस प्रोसेस का नाम क्या पड़ जाएगा, आइसोबैरिक। सिमिलरली अपना थर्ड टॉपिक क्या रहेगा, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब आइसो मीन सेम और कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो आप डेफिनेशन बना दो कि वो प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट क्या सेम हो, वॉल्यूम सेम हो, तो वो क्या, कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, आइसोकोरिक। ठीक है, तो तीन अपने पास हो गए ना, अगर टेम्परेचर सेम होगा, प्रेशर सेम होगा और क्या, वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर सेम होगा तो आइसोथर्मल, ठीक है, प्रेशर सेम होगा तो आइसोबैरिक, और अगर वॉल्यूम सेम होगा तो आइसोकोरिक। ठीक है, ओके। अब अपने पास आगे क्या आता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस वो है जिसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। किसका चेंजमेंट नहीं होता, हीट का। मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच हीट थ्रू आउट द प्रोसेस रिमेन्स सेम। हीट सेम मतलब वो न तो सराउंडिंग से हीट को ले सकती है और न ही सराउंडिंग को हीट दे सकती है। ठीक है, तो वो अपनी एडियाबैटिकली प्रोसेस कहलाएगी। ओके, मीन्स आपने कोई भी सिस्टम है ना, उसकी कवरिंग ऐसे कर दी थ्रू आउट कि वो ना तो हीट को सराउंडिंग को दे सकती है और ना ही सराउंडिंग से हीट को ले सकती है, तो वो अपनी एडियाबैटिकली प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, तो आपकी चार इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी ये, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिकली। और आप आगे देखोगे एडियाबैटिक प्रोसेस की दूसरी डेफिनेशन और, जिसमें एंट्रोपी सेम रहती है थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है, बट यहाँ पे अभी तक इतना समझ लो बस, एडियाबैटिकली क्या होती है, हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, बेसिकली ओके। आप देखते हैं जैसे आप +1 में या +1 या +2 में आप पढ़ चुके हो क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT, है ना। P is the pressure, volume, number of moles of the gas, R is the gas constant और T is the temperature। तो अपने पास इक्वेशन ये है ना, PV = nRT। अब इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, अगर आपके पास आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आर भी अपना कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स होते हैं। तो आप आइसोथर्मल के लिए इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, PV = कांस्टेंट। ठीक है, तो आपने ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। ऐसे ही आप क्या देखते हो एडियाबैटिकली प्रोसेस में, एडियाबैटिकली प्रोसेस ये अभी आप देख लो, फिर इसका डेरिवेशन भी कराएंगे कि एडियाबैटिकली प्रोसेस का आपकी डेफिनेशन पता है कि ना तो हीट को ले सकता है सराउंडिंग से, ना ही इसको दे सकता है। और इसके लिए हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपनी आइडियल गैस इक्वेशन, PV = कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे गामा क्या है, रेशियो है दो स्पेसिफिक हीट का, और गामा को लिखते हैं
Cp अपॉन Cv। तो गामा क्या है, रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट, ये क्या स्पेसिफिक हीट है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जो इसके नीचे सफिक्स में लिख रखा है ना, वो क्या है, C इज़ द स्पेसिफिक हीट, और P का मतलब क्या है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और CV का मतलब क्या है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो बेसिकली गामा क्या है, दो स्पेसिफिक हीट का रेशियो है, ठीक है। ओके, अब आप समझते हो स्पेसिफिक हीट होती क्या है। स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, और इसको एक्सप्लेन करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर इसके बाद इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, m इंटू डेल टी। तो अपने पास क्या होता है, स्पेसिफिक Q इज़ द हीट, ठीक है, m इज़ द मास, और T इज़ द डेल टी इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट क्या होती है किसी भी सिस्टम की, वो हीट, वो स्पेसिफिक हीट वो होती है कि उस सिस्टम को कितनी हीट दे फॉर 1 ग्राम। मतलब अगर आप सिस्टम का 1 ग्राम मास लेके चल रहे हो, तो उस 1 ग्राम को कितनी हीट दे सो दैट वहाँ पे टेम्परेचर का चेंज कितनी, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो उसको आप कितने डिग्री रेज कर रहे हो, 1 डिग्री सेल्सियस। रेज मतलब बेसिकली चेंज इन टू टेम्परेचर्स। तो मतलब कोई भी सिस्टम है, अगर आपको उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करने के लिए आपने सिस्टम को कितनी हीट दी फॉर 1 ग्राम। मतलब आपके पास कोई 1 ग्राम मास है, और उस 1 ग्राम मास का आपको टेम्परेचर चेंज कर रहा है थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, तो आप उस सिस्टम को कितनी हीट दे रहे हो, तो वो आपने क्या कहलाते हैं, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और प्रेशर अगर Cp आ गया तो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके, तो अभी तक आपने जस्ट क्या देखा है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, उसके बाद उसके डिफरेंट प्रोसेस क्या होती है, और प्रोसेस की टाइप्स क्या होती है। प्रोसेस मतलब कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज होना, ठीक है, कोई भी एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होना सिस्टम के अंदर, वो प्रोसेस कहलाती है। अगर थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर सेम हो तो उसका अलग नाम है, प्रेशर सेम हो तो उसका अलग, वॉल्यूम एंड हीट, ठीक है। उसके बाद आपकी ये इक्वेशंस, ठीक है। और गामा का मतलब समझ गए आप, Cp अपॉन Cv, और स्पेसिफिक हीट का मीन समझ गए, Q अपॉन m डेल टी, ठीक है। तो ये अपना सारा क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम और उसकी प्रोसेस से रिलेटेड। अब आगे एक इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, बेसिकली आप आगे देखोगे ना तो थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ होते हैं स्टैंडर्ड। ज़्यादातर केसेस में देखोगे हर साइंटिस्ट ने 3 लॉ दिए, जैसे न्यूटन्स लॉ भी 3 थे, कैपलर्स लॉ भी 3 है, थर्मोडायनेमिक्स लॉ भी जो स्टार्टिंग में स्टडी किए गए 3 स्टडी किए गए, ठीक है। बट जो 4th एक और लॉ आया, पता है इन्होंने 3 लॉ बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि क्या, जब इन्होंने 4th लॉ दिया ना, तो 4th नाम देने के बजाय उसको क्या दे दिया, जीरोथ नाम दे दिया, इसलिए इस लॉ का नाम क्या पड़ गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली ये 4th लॉ है किसका, थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। चलो इसको स्टडी करते हैं। तो इसको स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम मतलब समझते हो ना, वो मतलब कोई सिस्टम या कोई भी चीज़ अपने पास वो कांस्टेंट हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इक्विलिब्रियम मतलब जो टाइम के साथ चेंज न हो रही हो, वो अपना इक्विलिब्रियम कहलाता है। और अगर आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इनमें पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या देखते हो, उस सिस्टम के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। मतलब जब फोर्स ही 0 है तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, और कोई चेंज नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम कहलाएगी, ठीक है। अब देखो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, वर्डिंग को एक्सप्लेन करो। थर्मल मतलब टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम मतलब जो कॉन्स्टेंट हो। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे अपने पास एक ही सिस्टम है और उसके अंदर ऐसे ऐसे पार्टिकल्स है, मैनी पार्ट्स है उसके, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहोगे, ये सिस्टम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम मतलब सेम। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, सिस्टम और उसके जो पार्ट्स होते हैं ना, हर एक पार्ट का टेम्परेचर सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपका क्या कहलाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। और वो टेम्परेचर और भी किसके सेम होना चाहिए, सराउंडिंग के। तो बेसिकली समझे इसका मीनिंग कुछ, क्या सिस्टम के अंदर हर एक पार्टिकल का और सराउंडिंग का, ठीक है, उन सब का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अपना क्या कहलाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये पार्ट्स है ना, तो ये भी सब सिस्टम है, क्या है, ये छोटे छोटे सिस्टम है, और ये अपना कंप्लीट सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर हर एक पार्टिकल का, खुद सिस्टम का और सराउंडिंग का सबका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम। और जब सबका टेम्परेचर सेम है तो हीट का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओके, तो अब समझिए थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कोई भी दो सिस्टम है,
मैं अगर अंदर की स्टडी कर रही हूँ, कोई भी दो पार्ट्स है, उन सब का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और एक चीज़ और देखो, फिर माइंड में क्वेश्चन उठता है कि आइसोथर्मल और थर्मल में क्या डिफरेंस है। आइसोथर्मल प्रोसेस भी हमने ये बताई थी कि टेम्परेचर थ्रू आउट द सेम होना चाहिए, और थर्मल भी हम ये बता रहे हैं, बट दोनों में क्या डिफरेंस है। आइसोथर्मल में तो हम एक सिस्टम की स्टडी करते हैं, ठीक है, मतलब कंप्लीट सिस्टम की स्टडी करते हैं कि इस प्रोसेस में सबका टेम्परेचर जो पहले है ना वो सेम होना चाहिए, बट अंदर के पार्टिकल की नहीं बताते अपन। या फिर ये कह सकते हो वहाँ पे सिर्फ एक सिस्टम की स्टडी करता है आइसोथर्मल के लिए, बट थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए 2 हुआ 3 हुआ, मीन्स मैनी सिस्टम की एक साथ स्टडी करते हैं कि ये सारे सिस्टम आपस में कैसे होने चाहिए, सेम टेम्परेचर में होने चाहिए, और उसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोलोगे। तो मेन डिफरेंस क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब सिर्फ एक सिस्टम की स्टडी कर रहे हो, और थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है तो मैनी सिस्टम की स्टडी करते हो, और वो सारे सिस्टम किस में होने चाहिए, सेम टेम्परेचर में होने चाहिए। ठीक है, कैसे बता रहे हो, जैसे ये सिस्टम था ना, तो सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स थे वो भी एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, सब सिस्टम की तरह। ओके, अब चलो देखते हैं। तो देखो डेफिनेशन देख लो, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, कोई भी सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहोगे, जब टेम्परेचर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम इज सेम, अलग अलग पार्ट्स, और ये अलग अलग पार्ट्स है ना एक सब सिस्टम की तरह काम करते हैं। ठीक है, सब सिस्टम की तरह। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल से बताते हैं, मेरे पास एक सोडियम का वो है, क्या सॉलिड है, ठीक है, सोडियम का क्या है, सॉलिड है, और वहाँ पे पता नहीं कितनी भी सोडियम एटम्स हो, लगभग मान लो आप 6 सोडियम एटम है उस मॉलिक्यूल के अंदर। अब हर एक सोडियम के पास भी तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेसिकली जो ये एक सोडियम है ना, ये खुद एक सब सिस्टम की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और ये कंप्लीट अपना सिस्टम, तो मीन्स इस सोडियम का जो भी अपने पास ये सब सिस्टम्स है, उन सब का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो, लेट अस कंसिडर, मैंने यहाँ पे 3 सिस्टम मान रखे हैं। 3 सिस्टम किस तरीके से है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर T3। तो अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, अगर क्या जो B है, देखो अगर B सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, A के साथ, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि सिस्टम है 2, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम। दिस इम्प्लाइज T1 इज इक्वल टू T2। ठीक है, और क्या कहता है, और बी सिस्टम अगर सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो दिस इम्प्लाइज T2 इज इक्वल टू T3। स्टेटमेंट को दोबारा समझो, क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर बी सिस्टम ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी ही सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, सी के साथ, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ से क्या रिजल्ट गेन करते हैं कि वहाँ पे ए सिस्टम भी किस में हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी सिस्टम। मतलब एक सिस्टम था वो सेपरेटली 2 सिस्टम के साथ क्या थे, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो वो जो 2 सिस्टम डिफरेंट थे ना, वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में। आप इसको देख भी सकते हो, कैसे मैंने T1 इजगल टू T2 पुट कर दिया और T2 इजगल टू T3, तो यहाँ से इनको इक्वल पुट कर दो, तो यहाँ से हम क्या गेन करेंगे, T1 इजगल टू T3, मीन्स फर्स्ट सिस्टम और थर्ड सिस्टम भी आपस में कैसे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जीरोथ लॉ। इसके डेफिनेशन को देख लो, डेफिनेशन क्या है कि 2 सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी 2 सिस्टम है मतलब ए और सी, अगर 2 सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड वन, मतलब 2 सिस्टम ए और सी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन दे आर इक्विलिब्रियम विद ईच अदर ऑल्सो, तो वापस में भी क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ गया। अब देखो आगे पढ़ेंगे अपन क्वासी स्टेट, ये हो गया जीरोथ लॉ ऑफ ऑर्डर। उसके बाद हम आगे देखेंगे अपना अभी तक आपने क्या देखा है, थर्मल इक्विलिब्रियम भी देख लिया आपने, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, जीरोथ लॉ ऑफ ऑर्डर हो गया। उसके बाद एक वर्ड और देख लो फटाफट, क्या थर्मोडायनेमिक, क्या देखोगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, हर में डिफरेंस है, वो थर्मल था, ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब कहते हैं, जब वो सिस्टम इन तीनों इक्विलिब्रियम में हो, फर्स्ट इज थर्मल, सेकंड इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड इज केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल। तो मीन्स थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम
कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे, जब वो सिस्टम इन तीनों इक्विलिब्रियम को फॉलो करना चाहिए। पहला क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम को आपने डिफाइन कर रखा है कि हर एक सिस्टम, मतलब दो सिस्टम है, थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहलाएंगे, जब उन दोनों का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो और सराउंडिंग के साथ भी सेम हो। ठीक है, ओके। और मैकेनिकल मतलब मोशन से रिलेटेड है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब वहाँ पे एफ नेट मतलब फोर्स नेट ऑन द सिस्टम इज़ जीरो। मतलब अगर वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा तो वो सिस्टम किस में आ जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है। और केमिकल इक्विलिब्रियम कब होगा, वर्डिंग से देखो, वहाँ पे अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अकर नहीं हो रही तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा आपके पास। मतलब इसमें तो टेम्परेचर सेम, इसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम में हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब अगर वहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन अकर नहीं हो रही हो तो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर ये तीनों साइमल्टेनियसली अकर करते हैं तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, अपना मेन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके। तो आज का अपना टॉपिक क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, प्रोसेस की टाइप्स और थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ ऑर्डर। ठीक है, और उसके बाद थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, थैंक यू।